Hello, welcome back on the topic gravitation. Today's topic is Newton's law of gravitation or Newton's law of universal gravitation. तो ग्रेविटेशन टॉपिक का ये लेक्चर नंबर 5 है। आज इस वीडियो लेक्चर सीरीज में ये डिस्कशन होगी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है या फिर इसे न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन भी कहते हैं। तो आज इसकी डिस्कशन होगी यहाँ पे। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरफ बढ़ने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं कि ग्रेविटेशन क्या होता है या ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशन, उसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कह सकते हैं। तो हमें इसके बारे में जानना है कि ये क्या होता है। ग्रेविटेशन है ना। तो न्यूटन्स फाउंड दैट इन द यूनिवर्स each particle of the matter attract every other particle with a force। न्यूटन ने फाउंड किया था यूनिवर्स में कि जो यूनिवर्स में जो हमारे मैटर के जो पार्टिकल्स हैं तो वो दूसरे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं एक फोर्स के साथ, है ना। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स जो यूज हो रहा है बीच में एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल को खींचने में, तो यही अट्रैक्शन फोर्स हमारा ग्रेविटेशन कहलाता है या ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। ठीक है। तो देखिए, हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा जो ब्रह्मांड है, तो वहां पे मानना था कि न्यूटन का मानना था कि जो हमारे मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो दूसरे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसी अट्रैक्शन को जो एक फोर्स लग रहा होता है, इसी फोर्स को ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं हम। ठीक है। तो ये तो हो गई ग्रेविटेशन की बात। ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन इज द Gravitation is the force of attraction acting between any two material particles in the universe। ठीक है। तो देखिए, ग्रेविटेशन को इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है कि ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, एक्टिंग बिटवीन एनी टू मटेरियल पार्टिकल्स और बॉडीज इन द यूनिवर्स। मान लीजिए यूनिवर्स में हमारी कोई बॉडी है, कोई बॉडीज या कोई पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, तो या मटेरियल पार्टिकल्स है, तो उन दोनों के बीच जो फोर्स एक्ट कर रही है ना, जो अट्रैक्शन फोर्स एक्ट कर रही है, उसी को ग्रेविटेशन बोला जाता है या ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है। तो ये तो बहुत सिंपल सा टर्म था ग्रेविटेशन, जो यहाँ पे समझ में आया होगा आपको। तो चलिए, इसी तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात होगी न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है। यहां पे एक डायग्राम है हमारा। तो देखिए, ये हमारा डायग्राम है। ये हमारा m1 ये पार्टिकल है एंड ये पार्टिकल है। इसका मास m1 है एंड इसका मास m2 है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, m1 से m2 तक की डिस्टेंस हमारी r है। और यहाँ पे ये फोर्स इधर की ओर लग रहा है और यहाँ पे जो फोर्स है ये इधर की ओर लग रहा है। ठीक है, F4 फोर्स।
एफ जो है फोर्स को इंडिकेट कर रहा है। तो देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कैसे दिया गया है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन लाइक मोशन ऑफ द मून अराउंड द सन, फॉलिंग ऑफ एन एप्पल फ्रॉम ट्री इटीसी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल थे जैसे कि जो मून का जो मोशन है वो जो जो मून का जो मोशन है वो अर्थ के अराउंड होता है, या फिर हमारा न्यूटन्स बैठे हुए हैं, हमारा जो पेड़ है वहां से एप्पल गिरता है नीचे की ओर। तो यहीं से जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की शुरुआत होती है, यहीं से न्यूटन्स ने न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को दिया है ना। तो यहाँ पे जो चीज थी वो ये थी कि न्यूटन ने क्या प्रपोज किया था। न्यूटन ने अ लॉ ऑफ फोर्स, एक फोर्स का ही लॉ प्रपोज किया था। भाई अब उन्हें लगा कि जैसे कि अर्थ की तरफ कोई भी अर्थ जो है, अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है ना। तो उन्हें लगा कि अर्थ में ऐसी कोई फोर्स ही है, ऐसा कोई बल है, ऐसा कोई खिंचाव है, ऐसा फोर्स है, तो वो जिससे कि ऑब्जेक्ट क्या है वो डायरेक्ट जमीन की ओर या अर्थ की ओर ही गिर रहा है। ठीक है, तो बस यहीं से जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की शुरुआत हुई। तो यहाँ पे इन्होंने लॉ ऑफ फोर्स, तो ये जो लॉ था ये ध्यान में रखिएगा, ये फोर्स का ही लॉ था। फोर्स क्या है हमारा, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसी को ग्रेविटेशन कहा जाता है ना। बिटवीन द मास पार्टिकल और बॉडीज, तो न्यूटन्स प्रपोज्ड अ लॉ ऑफ फोर्स बिटवीन द मास पार्टिकल्स और बॉडीज, या फिर मास पार्टिकल बोलिए या बॉडीज बोलिए, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको प्रपोज्ड किया था। तो इस लॉ को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम से भी शो हो रहा है, यहाँ पे m1 पार्टिकल है, यहाँ पे m2 पार्टिकल है, इसका फोर्स इस तरफ है, इसका फोर्स इधर की ओर लग रहा है, m1 से m2 की डिस्टेंस r है। तो यहाँ पे हमारा जो लॉ है वो क्या कहता है, तो देखिए ये लॉ इस डायग्राम के थ्रू क्या कहता है, क्या यहाँ पे निकल के आ रहा है कि जो हमारे दो मटेरियल पार्टिकल है, मटेरियल पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है, तो जो दोनों मास हैं, दोनों मास के जो प्रोडक्ट हैं, तो ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि डायरेक्टली दो मटेरियल पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मटेरियल के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मास, दोनों मास के प्रोडक्ट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, बट यहाँ पे जो इनकी दूरी है, दूरी यहाँ पे जो इनकी डिस्टेंस है m1 से m2 तक की जो डिस्टेंस r है, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस r है, तो r के जो है r के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, r के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो स्टेट यहाँ पे हम देख लेते हैं, तब हमें समझ में आएगा। F इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे हमने बाद वाला लॉ लिख दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू m1 डॉट m2 अपॉन r स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे ये लॉ लिख गया है, यहाँ से आपको समझ में आएगा कि जो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो ये कह रहा है कि F जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो हमारा मटेरियल पार्टिकल का जो मास m1 m2 का जो प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, और इनवर्सली
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसकी बीच की जो डिस्टेंस के स्क्वायर के, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ पे अब ये हम प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू लग जाएगा और प्रोपोर्शनल का निशान हट के यहाँ पे एक कांस्टेंट जी ऐड हो जाएगा। तो जी m1 .m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे फाइनली हमारा जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है वो ये आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा जी जो कांस्टेंट है, इसी जी को हम जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। इसकी भी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम एक बार स्टेट देख लेते हैं द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल का, जिससे हमें फुली समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद हम जी की वैल्यू देखेंगे। जी हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी भी वैल्यू होती है जो वाइवा में पूछी जाती है और बोर्ड एग्जाम में भी 2 मार्क्स या 3 मार्क्स की आती है जहां तक, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे, फिर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी जी का देखेंगे। तो चलिए हम स्टेट की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्टेट क्या है, जो हमने आपको बताया वही स्टेट है यहाँ पे। वेरी सिंपल, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एनी टू मटेरियल पार्टिकल्स, ठीक है। तो 2 हमारे मटेरियल पार्टिकल हैं, उनमें जाहिर सी बात है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल्स के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मासेस हमारे क्या है, m1 m2 है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। और इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, उन दोनों के बीच में जो हमारी डिस्टेंस r लग रही है उसके जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने आपको समझाया वही यहाँ पे स्टेट लिखा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे वही स्टेट आप लोग लिख कर चले आइएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना, यही तो है। देखिए द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एनी टू मटेरियल पार्टिकल, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पार्टिकल के मासेस के प्रोडक्ट के, पार्टिकल्स के मासेस क्या है, m1 m2 है, पार्टिकल का मास क्या है, m1 m2 है। तो इनके प्रोडक्ट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और उन दोनों के बीच जो डिस्टेंस लग रही है, डिस्टेंस उन दोनों के बीच जो डिस्टेंस क्या है, r है। और r के स्क्वायर के, देखिए यहाँ पे डिस्टेंस r है पर उसका स्क्वायर है, डिस्टेंस r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अपॉन में है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और यहीं पे हम फिर आपको बता रहे हैं, यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल का निशान हटेगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट की एंट्री हो जाएगी, यहाँ पे कांस्टेंट ऐड हो जाएगा जी, है ना, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और जी हमारा क्या होता है, जी हमारा होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ठीक है। तो देखिए कभी कभी बोर्ड में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको जी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। जी की वैल्यू बता के आइएगा, बाकायदा यूनिट के साथ लिख कर आइएगा जी की वैल्यू, और वहां पे यूनिट आगे लिख दीजिएगा और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका पूरे मार्क्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए बात हुई। तो अब यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे देखिए एक कैपिटल जी होता है और एक स्मॉल जी भी होता है। तो मैं ज़्यादा इस बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगी, पर मैं बीच में मैं बताना चाह रही हूँ कि जो हमारा स्मॉल जी होता है वो क्या होता है, ग्रेविटी, है ना, वो ग्रेविटी को डिनोट करता है। तो ग्रेविटी से रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाऊंगी, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, ठीक है। तो स्मॉल जी और कैपिटल जी दोनों में डिफरेंस होता है बच्चों, ठीक है। कैपिटल जी और स्मॉल जी दोनों में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। स्टे ट्यून्ड विथ आवर चैनल, हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। तो यहाँ पे
ठीक है, तो यहाँ पे चलिए, अब यहाँ पे बात हो रही है तो यहाँ पे हम बताएंगे वेयर जी क्या है, यूनिवर्स, जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ये है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, तो और m1 m2 तो मास है, r डिस्टेंस है, f क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये तो पता है आपको। तो अब देखिए मैं आगे बढ़ रही हूं, तो यहां पे तो देखिए यहाँ पे g मैं शॉर्ट फॉर्म में इतनी देर से बता रही थी, तो यहाँ पे g को पूरा बोलेंगे न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ज़्यादातर ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि हमें अक्सर करके डिफरेंस पूछा जाता है कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या डिफरेंस है, या फिर ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, शॉर्ट में बोलते हैं, पर इसका पूरा नाम ये होगा कि न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। ठीक है, पूरा नाम ये है, तो मैंने आपको बता दिया, न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी को बोलते हैं। ठीक है, वेयर जी इज द न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी। ठीक है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले से पहले हम जी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम देखिए जी की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, है ना, ये जी हम यहाँ से फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा एफ आर स्क्वायर m1 डॉट m2। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो आगे फिर हम बढ़ेंगे, 1 मिनट, ओके। तो देखिए अब यहाँ पे हम निकालते हैं, तो देखिए फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ml t की पावर -2। मैंने डायमेंशनल फॉर्मूले से रिलेटेड वीडियोस भी बनाई है, आप वो हमारी प्लेलिस्ट 11th क्लास 11th में जाके चेक कर सकते हैं। वैसे मैं 1-2 वीडियोस डायमेंशनल फॉर्मूले की भी दे दूंगी, तो वो खैर 11th में बहुत स्टार्टिंग का चैप्टर था। तो देखिए यहाँ पे हमारी डिस्टेंस को हम हमेशा L से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो भाई हम यहाँ पे स्क्वायर भी लगा देंगे, और मास तो हमारा m ही रहेगा, है ना। तो इस तरीके से देखिए हम यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड कर लेंगे। तो फाइनली हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा G इक्वल्स टू m की पावर -1 L क्यूब t की पावर -2, ये आएगा हमारा। ठीक है, देखिए कैसे आएगा, यहाँ पे m है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये m ऊपर जाएगा, m की पावर 1 एज्यूम कर लेंगे, ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगी, m की पावर -1। और यहाँ पे देखिए l यहाँ पे 1 है, यहाँ पे l स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाइज में पावर्स ऐड होती हैं, तो यहाँ पे l क्यूब हो जाएगा, एंड यहाँ पे t की पावर -2 है, तो यहाँ पे वैसा ही रहेगा। तो ये तो हमारा हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी। और अब हम जी की वैल्यू देखते हैं कि जी की वैल्यू क्या होती है, न्यूमेरिक वैल्यू जो होती है जी की वो क्या होती है। ठीक है, वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अब देखिए यहाँ पे फिर से कैपिटल जी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, स्मॉल जी की वैल्यू अलग होती है। तो यहाँ पे देखिए जी की वैल्यू क्या होगी, 6 डेसिबल 67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, ये आप रट लीजिए, मैं आपको यहाँ पे सबसे अच्छी एडवाइस दे रही हूँ कि आप इस वैल्यू को रट लीजिए, ये एग्जाम में आने वाला है और वाइवा क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जी की वैल्यू होगी 6 डेसिबल 67 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गई वैल्यू ऑफ जी। आपने डायमेंशनल फॉर्मूला भी जी का पढ़ा, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। और देखिए यहाँ पे आज का हम दो क्वेश्चंस दे रहे हैं, वो आप नोट कर लीजिए, एंड उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइए कि क्या होगा।
ठीक है, जो आपको समझ में आता है, जो आपके हिसाब से है, शॉर्ट में बताइएगा आंसर। मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन दूंगी, ठीक है। ये रहे आपके क्वेश्चंस, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, एंड सेकंड क्वेश्चन है न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। एंड यहाँ पे मैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करूंगी, कैपिटल जी और स्मॉल जी क्या होता है, इसके बीच का डिफरेंस क्या होता है, इस पे वीडियो बनाऊंगी। पर पहले आप लोग, अगर आपको पता है इसके बारे में आंसर, तो आप लोग दीजिए, और जिसका आंसर सही होगा मैं उसको रिप्लाई करूंगी, मैं सभी, और जिसका नहीं सही होगा मैं उसको भी रिप्लाई करूंगी और सही आंसर बताऊंगी। तो इस तरीके से आपकी कंफ्यूजन भी क्लियर होगी, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करिए और इसकी वैल्यू ढूंढिए खुद से, है ना, और मैं इस पे वीडियो भी लेकर आऊंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज, टेक केयर, बाय।